गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीव विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं मनोज चोटिया, रघुनाथ विद्यालय रतनगढ़ से। आज का अपना टॉपिक रहेगा वाष्पोत्सर्जन। ये जीव विज्ञान की पुस्तक का अपना 7वां अध्याय है और फिजियोलॉजी का तीसरा टॉपिक है। वाष्पोत्सर्जन की चर्चा अपन पहले भी कर चुके हैं। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? देखिए, अगर अपन पादप को दो भागों में विभाजित करें, अगर पादप को दो भागों में विभाजित करना हो तो दो भाग कौन कौन से होते हैं? एक होता है भूमिगत और दूसरा वायवीय। ठीक है, भूमिगत और वायवीय। तो पादप के वायवीय भागों द्वारा जल की हानि, या यूं कह सकते हैं पादप के वायवीय भागों के द्वारा जल का वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। हालांकि वाष्पीकरण से यह क्रिया भिन्न है। थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। वाष्पोत्सर्जन तो आप लोगों को समझ में आ ही गया, किसे कहते हैं? पादप के वायवीय भागों के द्वारा, यानी जो भाग भूमि से ऊपर रहते हैं, हवा में रहते हैं, पादप के वायवीय भागों के द्वारा जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। थोड़ा सा अंतर देखिए, एक तरफ अपन लिख लेते हैं वाष्पोत्सर्जन और दूसरी तरफ वाष्पीकरण। दोनों में क्या अंतर है? तो सबसे पहली बात, वाष्पोत्सर्जन पादपों में हो रहा है और आप लोगों को पता है पादप क्या है? सजीव है। ठीक है, तो पहली बात, यह एक जैविक क्रिया है। कैसी क्रिया है? वाष्पोत्सर्जन जैविक क्रिया है, जबकि वाष्पीकरण जो है वो क्या है? एक भौतिक क्रिया है। वाष्पीकरण क्या है? एक भौतिक क्रिया है। ठीक है, और आप लोगों को पता है, पीछे अपन ने पढ़ा रसारोहण। रसारोहण के अंतर्गत जड़ों के द्वारा अवशोषित जल जो है वो पत्तियों तक पहुंचता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होगा? ओस्मोटिक प्रेशर, विसरण, शोषण इत्यादि क्रियाएं होती है। वाष्पीकरण में ये सारी क्रियाएं नहीं होती। तीसरी बात, वाष्पीकरण किसी भी सतह पर हो सकता है। ठीक है, और ये क्या होगा? केवल पादप के वायवीय भागों में होगा। चौथी बात, वाष्पीकरण जहां होता है वह स्थान क्या हो जाता है? शुष्क हो जाता है। ठीक है, जबकि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पत्ती या तना, या अपन प्रकार पढ़ेंगे उपत्वचा, वातरंध्र, इनकी सतह जो है वो क्या होगी? नम हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट एक अंतर और कर सकते हैं कि वाष्पीकरण किसी भी द्रव्य का हो सकता है, अपन जानते हैं। ठीक है, कोई भी द्रव्य अगर हम उसको तापमान की उपस्थिति में या धूप में रखते हैं तो उसका वाष्पीकरण होता रहेगा, वो भाप बन के उड़ता रहेगा। लेकिन यहां पर वाष्पोत्सर्जन के अंतर्गत अपने को ध्यान में रखना है, यहां केवल किसका होगा? जल का वाष्पीकरण होगा, या यूं कहेंगे कि जल जो है वो वाष्प बनकर उड़ेगा। एक क्रिया आएगी इसी अध्याय में, आगे अपन पढ़ेंगे, बिंदु स्राव, एक रस स्राव। ठीक है, तो उनमें और वाष्पोत्सर्जन में क्या अंतर होगा? वाष्पीकरण की तुलना करने के लिए मैं आपको पहले बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो जल की हानि होती है वह जल क्या होता है? एकदम शुद्ध अवस्था में होता है, जबकि इधर अपन ने बात की थी कि किसी भी प्रकार के द्रव्य का वाष्पीकरण हो सकता है, तो वो अशुद्ध भी हो सकता है। तो ये आप लोगों को मोटा मोटा वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन में अंतर समझ में आ गया होगा। वाष्पोत्सर्जन क्या है? जल की हानि। ठीक है, जैविक क्रिया है। अब वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, तो 3 प्रकार वाष्पोत्सर्जन के बताए गए हैं, रंध्रीय, उपत्वचीय और वातरंध्रीय। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। आप लोग जानते हैं पत्तियों के ऊपर रंध्र पाए जाते हैं, जिनके द्वारा गैसीय विनिमय की क्रिया भी होती है। उन्हीं के द्वारा क्या होता है? उन्हीं रंध्रों के द्वारा पादप क्या करते हैं? जल की हानि करते हैं, तो उसे कहते हैं रंध्रीय। उपत्वचा, उपत्वचा क्या होती है? अपन जानते हैं मरुद्भिद जो पादप होते हैं उनमें वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए एक मोमीय पदार्थ क्यूटीन
की बनी हुई अतिरिक्त परत पाई जाती है। किस लिए पाई जा रही है? वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए, क्योंकि मरुद्भिद पादपों में आप लोग जानते हैं मरुद्भिद आवास में जल की बहुत कमी होती है और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल की बहुत हानि होती है। एक आकलन के अनुसार एक मक्के के 1 हेक्टेयर के खेत में लगभग 54 गैलन पानी जो है वो वाष्प बनकर उड़ जाता है। ठीक है, तो उस वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए मरुद्भिद पादपों में एक अतिरिक्त परत पाई जाती है। लेकिन क्या होता है, वह परत जगह जगह से टूट जाती है, उसमें दरारें आ जाती है और उन दरारों के द्वारा भी जल जो है वो वाष्प बनकर बाहर निकल जाता है, जिसे कहते हैं उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। और यह कुल वाष्पोत्सर्जन का 3 से 10% ही होता है। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कुल वाष्पोत्सर्जन का 50 से 97% तक। तीसरा है अपना वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। वात रंध्र किसे कहते हैं? लेंटिक्यूल्स, सुबेरिन, फेलोजन आदि कोशिकाओं से घिरी हुई कोशिकाएं या यूं कहते हैं रंध्र। एक प्रकार से यूं कह सकते हैं अपन कि जो धंसे हुए रंध्र होते हैं, रंध्र इसलिए धंस जाते हैं मरुद्भिद पादपों के अंतर्गत ताकि उनसे भी क्या हो, वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो। लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में इनके द्वारा भी, इन वात रंध्रों के द्वारा भी क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। कुल वाष्पोत्सर्जन का 0.1% ही होता है हालांकि, लेकिन फिर भी यूं कह सकते हैं कि वात रंध्रों के द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, उपत्वचा के द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन और रंध्रों के द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब देखिए रंध्र कहाँ है, अपन ने अभी बात की पत्तियों के ऊपर, तो अपना अगला टॉपिक है रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर पर्ण के प्रकार। यानी पत्तियां, रंध्र उनकी किस सतह के ऊपर उपस्थित है उसके आधार पर पत्तियां 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अधोरंध्री, उभय रंध्री और अधिरंध्री। आप लोग जानते हैं अधो, अधो का मतलब नीचे। पत्ती है, पत्ती की 2 सतह होती है। पिछले साल अपन ने उत्तक वाले पाठ में पत्ती की संरचना पढ़ी थी, आप लोगों को याद हो, ऊपरी अधिचर्म, निचली अधिचर्म, ऊपरी उपत्वचा, निचली उपत्वचा। ठीक है, पर्ण मध्योतक, पर्ण मध्योतक भी 2 प्रकार के उत्तकों से मिलकर बना हुआ है, खंभ उत्तक और स्पंजी उत्तक। ये पर्ण की संरचना थी। तो कहने का मतलब पर्ण में एक ऊपरी सतह और एक निचली सतह। अब देखिए अधोरंध्री, जब पर्ण की निचली सतह पर रंध्रों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, या यूं कह सकते हैं कि पर्ण की निचली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं, इस प्रकार की पर्ण को क्या कहते हैं, अधोरंध्री पर्ण। उदाहरण एप्पल या सेव, इसे सेव प्रकार भी कुछ वैज्ञानिकों ने कहा है। उभयरंध्री पत्ती की जो समद्विपार्श्विक पर्ण और पृष्ठाधारी पर्ण होती है, तो आप लोगों को ध्यान है पिछले साल अपन ने पढ़ा था समद्विपार्श्विक पर्ण, उसके इस प्रकार की स्थिति उसके अंदर पादपों के अंदर होती है। तो इसकी दोनों सतहों के ऊपर क्या होता है, समान प्रकार के रंध्र उपस्थित होते हैं, तो उस पर्ण को क्या कहते हैं, उभयरंध्री। एग्जाम्पल रह जाएंगे अपने जई और मक्का, इसे जई प्रकार भी कहते हैं। तीसरा अधिरंध्री, अधिकांशतः जो जलीय पादप होते हैं, वाटर लिली, कुमुदनी प्रकार के, इनमें क्या होता है, पत्ती की अधि का मतलब ऊपरी सतह के ऊपर रंध्र पाए जाते हैं, या यूं कह सकते हैं कि ऊपरी सतह के ऊपर रंध्र अधिक पाए जाते हैं या ऊपरी सतह के ऊपर ही रंध्र पाए जाते हैं। इस प्रकार की पर्ण को अपन अधिरंध्री पर्ण कहते हैं। एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं वाटर लिली या कुमुदनी। इसके बाद में आता है अपना रंध्र। ठीक है, तो इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है रंध्र की संरचना। रंध्र की संरचना, ठीक है, देखिए ये है रंध्र। ठीक है, पत्तियों पर रंध्र जो पाए जाते हैं, चाहे वो ऊपरी सतह के ऊपर हो या निचली सतह के ऊपर हो या दोनों सतहों के ऊपर हो, सामान्यतः प्रत्येक रंध्र की संरचना क्या होती है, समान होती है। अपने को ये ध्यान में रखना है। रंध्र 2 प्रकार की कोशिकाओं से घिरी हुई संरचना होती है। अंदर की तरफ जो डंबल शेप्ड, जैसा कि पोएसिकुल के पादपों में, और बाकी पादपों के अंदर क्या होता है, किडनी शेप्ड संरचना पाई जाती है इन कोशिकाओं की। इन कोशिकाओं को कहते हैं द्वार कोशिका। और द्वार कोशिका की जो भित्ति होती है वो मोटी और प्रत्यास्थ होती है।
द्वार कोशिका को घेरे हुए जो कोशिकाएं पाई जाती है, बड़े आकार की पतली भित्ति वाली कोशिकाएं, इनको कहते हैं सहायक कोशिका। द्वार कोशिकाओं में हरित लवक भी पाया जाता है, स्टार्च भी पाया जाता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। बस रंध्र की संरचना मोटे रूप से इतनी है। ये एक खुला रंध्र है और दूसरा मैं आपको ये बना देता हूं रंध्र। आगे अपन पढ़ेंगे रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की क्रिया विधि। तो ये एक प्रकार से यूं कह सकते हैं अपन, क्या है अपने पास, बंद रंध्र है। ठीक है, तो प्रत्येक रंध्र दो प्रकार की कोशिकाओं से घिरी हुई संरचना होती है। आंतरिक मोटी छोटी प्रत्यास्थ भित्ति युक्त कोशिका द्वार कोशिका कहलाती है, जबकि बाहरी बड़ी पतली भित्ति युक्त कोशिका सहायक कोशिका कहलाती है। ये इसका मान लीजिए ये क्या है, प्रत्येक कोशिका के अंदर केंद्रक है। पत्तियों के अंदर प्रति वर्ग सेंटीमीटर, क्या पत्तियों के अंदर प्रति वर्ग सेंटीमीटर 100 से 60,000 तक रंध्र पाए जाते हैं। इसके बाद में अपना लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की क्रियाविधि। रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की क्रियाविधि। रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की क्रियाविधि को समझाने के लिए 3 सिद्धांत अपनी पुस्तक में दिए गए हैं, जिनमें से 2 का अध्ययन आज हम करेंगे और एक सिद्धांत उसके बाद में वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक बिंदु स्राव और रस स्राव का अध्ययन अपन कल करेंगे। ठीक है, 2 सिद्धांत देखिए। रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की क्रियाविधि, यानी रंध्र खुलते एवं बंद होते हैं, अर्थात द्वार कोशिका मैंने आपको अभी बताया था कि इनकी संरचना जो है वो प्रत्यास्थ प्रकार की होती है, इनकी भित्ति मोटी होती है, तो इनमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। तो इनके संकुचन और शिथिलन से रंध्र खुलते एवं बंद होते हैं, जिसे रंध्र गति कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना, अपने को 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि रंध्र गति किसे कहते हैं। तो रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की जो क्रिया होती है उसे रंध्र गति कहते हैं। इसको समझाने के लिए 3 सिद्धांत दिए गए। पहला है स्टार्च शर्करा परिवर्तन मत। यह सिद्धांत दिया था जेडी सायरे नामक वैज्ञानिक ने। उसके बाद में स्टीवार्ड की परिकल्पना, और तीसरा है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत, जो कि इमामुरो एवं फ्यूजिनो ने दिया था और इसे लेविट ने रूपांतरित किया था, और वर्तमान में यही सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है रंध्रों के खुलने एवं बंद होने का। अब देखिए स्टार्च शर्करा परिवर्तन मत क्या है। अपन जानते हैं पादपों के अंदर, पत्तियों के अंदर एक क्रिया होती है जिसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? सामान्य तौर पे कहें तो हरे पादपों द्वारा भोजन बनाने की जो क्रिया होती है उसको अपन क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अब भोजन बनाने में क्या होता है, तो अभी अपन ने चर्चा की थी रंध्र की संरचना के अंतर्गत कि द्वार कोशिकाओं में स्टार्च पाया जाता है। अब भोजन बनाने के दौरान क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि CO2 प्लस H2O is converted into in the presence of light and chlorophyll C6H12O6 यानी ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण होता है प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक के द्वारा। अब ये ग्लूकोज क्या है, आप लोग जानते हैं कि ग्लूकोज जो है वो जल में घुलनशील होता है। तो स्टार्च शर्करा परिवर्तन मत यही है कि स्टार्च जो होता है द्वार कोशिकाओं में दिन के समय सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण होता है, और ग्लूकोज जो है वो क्या है, जल में घुलनशील है। अब जल में घुलनशील होने के कारण क्या होगा कि द्वार कोशिकाओं की सांद्रता जो है वो सहायक कोशिकाओं की सांद्रता की तुलना में बढ़ जाती है। और अपन जानते हैं परासरण किसे कहते हैं? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ पदार्थों का प्रवाह क्या कहलाता है? अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा परासरण कहलाता है। या अपन यूं कहते हैं कि जल का, ये विलायक का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना। तो सहायक कोशिकाओं में जो जल होता है वो द्वार कोशिकाओं में दिन के समय ग्लूकोज बनने के कारण द्वार कोशिकाओं में आ जाता है, और द्वार कोशिकाएं क्या हो जाती है? द्वार कोशिकाएं फूल जाती है, और फूल जाने के कारण रंध्र जो है वो खुल जाते हैं। और इसका उल्टा रात्रि में सूर्य का प्रकाश उपस्थित नहीं होता, और अपन जानते हैं कि पादप क्या करते हैं?
संचित भोज्य पदार्थ के रूप में स्टार्च रखते हैं, तो ग्लूकोज को वो रात्रि में क्या कर लेते हैं, स्टार्च में परिवर्तित कर लेते हैं, और स्टार्च जो है वो जल में घुलनशील नहीं होता है, तो द्वार कोशिकाओं की सांद्रता पुनः घट जाती है। घट जाने के कारण यहां से जल पुनः क्या होगा, सहायक कोशिकाओं में आ जाएगा और रंध्र जो है बंद हो जाएंगे। इसी बात को आगे समझाने के लिए स्टीवार्ड ने परिकल्पना दी थी कि ये जो ग्लूकोज 1 फास्फेट होता है वो आगे परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। तो वो ग्लूकोज 6 फास्फेट में, ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट में ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया के अंतर्गत होता है, जो अपन श्वसन के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो जब ग्लूकोज 6 फास्फेट में ये कन्वर्ट होता है तो ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है वो अत्यधिक घुलनशील होता है जल में, और घुलनशील होने के कारण क्या हो जाएगा, ये द्वार कोशिकाओं की सांद्रता को बढ़ा देगा, और द्वार कोशिकाओं की सांद्रता बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जल सहायक कोशिकाओं से द्वार कोशिकाओं में आ जाएगा, और द्वार कोशिकाओं में आने से वो स्फीत अवस्था में आ जाती है द्वार कोशिकाएं, और द्वार कोशिकाओं के स्फीत अवस्था में आ जाने के कारण रंध्र खुल जाते हैं। जबकि ये रात्रि के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है वो परिवर्तित हो जाता है ग्लूकोज 1 फास्फेट में, और ग्लूकोज 1 फास्फेट ग्लूकोज 6 फास्फेट की तुलना में कम घुलनशील होता है, जिसके कारण द्वार कोशिकाओं की सांद्रता कम हो जाती है, और द्वार कोशिकाओं की सांद्रता कम होने के कारण इनसे जल जो है वो किसमें आ जाएगा, सहायक कोशिकाओं में, और द्वार कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, सलत हो जाएंगी, और रंध्र जो है बंद हो जाएंगे। तीसरा सिद्धांत पोटेशियम आयन स्थानांतरण मत, हालांकि उसके आने के बाद में ये दोनों सिद्धांत अमान्य हो गए, उसका अध्ययन अपन कल करेंगे। धन्यवाद।